सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बड़े अहम मुद्दे पर आज मैंने आपके साथ बात करनी है। 2024 हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर भी आया, लेकिन 2024 में हमें यह भी उम्मीद थी कि अग्निवीर स्कीम में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो वहां पर एक निराशा की भी खबर उनके लिए आई कि कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं। अब खबरें सामने आ रही हैं सर कि काफी अच्छा 2024 अग्निवीर हमारे भाइयों के लिए रहा, क्योंकि तमाम सीएपीएफ की तरफ से ऐलान किया गया कि हम 10% तो अग्निवीरों को लेंगे ही लेंगे। यानी कि लगभग कहा जा रहा है कि जो 75% अग्निवीर 2026 में बाहर आएंगे, उसमें से लगभग 40 से 45% अग्निवीर जो हैं वो सीएपीएफ में चले जाएंगे। यानी कि अब तो अग्निवीर के दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ 13 से 14 लाख रुपया और दूसरी तरफ सीएपीएफ की नौकरी। योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ राजेश, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सरकार ने अग्निवीर स्कीम लागू कर दी है। थोड़ा विरोध भी हुआ था, सरकार ने माना नहीं। आर्मी हेडक्वार्टर ने काफी कोशिश की कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। आज तक आर्मी हेडक्वार्टर की जो मॉडिफिकेशंस थी उसकी दलील पर सरकार अभी तक सोच विचार कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जब तक अभी 1 साल पूरा बचा है, 2026 में पहला बैच निकलेगा। उम्मीद करते हैं तब तक थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। देखिए राजेश, 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो है कि भारत सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है, इसके तहत हर साल करीबन 1 लाख बच्चों को अंदर लिया जा रहा है फौज में। आप ऐसा सोचो, हर 6-6 महीने में करीबन 50,000 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1 लाख के करीबन बच्चे हर साल। अब इनमें से आपने 25,000 को रख लिया, 75,000 को छोड़ दिया। सीएपीएफ में बोल रहे हैं कि ले लेंगे 10%। कुछ स्टेट पुलिस ने भी घोषणा की है कि वो लोग 10% ले लेंगे। राजेश, समझने वाली बात ये है कि ये सब प्रावधान तो पहले भी था। आज से 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले भी रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के लिए सीएपीएफ में या स्टेट पुलिस में 10% रिजर्वेशन था। तो ये जो चीज अभी बोली जा रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि 15 साल 20 साल पहले एक सर्विसमैन जब लॉन्ग सर्विस करके छोड़ते थे, तो ये जो 10% वैकेंसी थी उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि नया ऑर्गेनाइजेशन है, आप फिर से जूनियर बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल वालों का क्या होगा। बिल्कुल सर। ये कह रहे हैं कि हम बीएसएफ में ले लेंगे, सीआरपीएफ में ले लेंगे। अब नेवी में जो इंजन फिटर था, जो कि एक शिप का इंजन रिपेयर कर रहा था जी, उसको तो राजेश रास नहीं आएगा बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा होना। बिल्कुल सर। एयरफोर्स में जो रेडार फिटर था, जो कि मिराज 2000 का रेडार का ट्यूनिंग कर रहा था, उसको तो आप बंदूक लेके पुंछ रजौरी में और अक्साई चिन में खड़ा नहीं कर सकते 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के अंदर। बिल्कुल तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ ठीक है, इन्फेंट्री का जवान है, वो ऐसे भी बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़ा रहता था, सोचता है कि चलो 5वें साल से मैं बीएसएफ में बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़ा रहूंगा। लेकिन राजेश, बात इतनी आसान नहीं है जी। एक इन्फेंट्री का जवान भी अगर वो 4 साल के बाद बीएसएफ में जाता है, आईटीबीपी में जाता है, फौज में रहता है, तो वो 5वें साल में 5 साल की सीनियरिटी वाला है। यानी उसको अपने से 1 साल जूनियर, 2 साल जूनियर, 3 साल जूनियर, 4 साल जूनियर मिल जाता है फौज में। अब वो बीएसएफ में जाएगा, आईटीबीएफ में जाएगा, क्या उसको 4 साल की सीनियरिटी मिलेगी? नहीं। वो फौज में था, 4 साल सीनियर होने के बाद जब वो आईटीबीपी में जाएगा तो उसको तो 1 साल यानी 0 से शुरू करना पड़ेगा। रगड़ा पट्टी वैसे ही होगी। जी।
तो उसको जैसे फौज में होता है कि 4 साल के बाद जब अगर वो रह जाता है 5वें साल में, तो उसको छोटा मोटा सुपरवाइजरी काम मिल जाता है, वो इंचार्ज बन जाता है अपने बिल्कुल जूनियर्स सर। का। कोई भी कार्रवाई हो, चाहे वो एक गाड़ी के चक्के बदलने का काम हो, चाहे वो हवाई जहाज में रडार की ट्यूनिंग का काम हो, चाहे वो नेवी के शिप में इंजन को रिपेयर करने का काम हो, 5वें साल तक वो सुपरवाइज थोड़ा सीनियर हो जाता है, वो अपने 3 साल 4 साल जूनियर से काम लेना सीखता है, काम करवाता है। ऐसा होगा नहीं ओके। बीएसएफ आईटीबीपी में। बीएसएफ आईटीबी में जब वो जाएगा तो एक तो 10% है, यानी 100 जवान अगर बीएसएफ की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ये 10 होंगे, बाकी 90 जो हैं एकदम कच्चे गांव से आए हुए। उनको लौंडे लौंडे, बिल्कुल। उनके जो उस्ताद हैं रगड़ा देने के लिए, देखिए फौज हो या बीएसएफ हो, रगड़ा पे कायम है। जाओ आज सुबह 4 बजे सप्लाई डिपो से 20 बोरियां आलू उठा के लाओ। तो 5 साल की नौकरी के 4 साल की नौकरी के बाद जब आएगा, यानी 5वें साल की सीनियरिटी है, उसको तो बीएसएफ ने लगा देना है कि आज सुबह बिल्कुल लंगर में सर। चाय बननी है, तुम्हारी चाय पिलाने की ड्यूटी है, तुम्हारी नौकरी बीएसएफ में हुई है 0, तो सुबह 4 बजे उठाकर टी ड्यूटी पर लग जाओ। जी। दूसरी दिक्कत, इनको हम बोल रहे हैं कि हम इनको तनख्वाह दे देंगे 30,000, खत्म होते होते चौथे साल तक तनख्वाह दे देंगे 40,000। जब ये बीएसएफ में जाएंगे, क्या इनको 40,000 की तनख्वाह इनकी प्रोटेक्टेड रहेगी? कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बीएसएफ का जो कांस्टेबल है, जब वो बीएसएफ ज्वाइन करता है शुरू के दिन में, उसकी तनख्वाह 40,000 नहीं होती है। तो ये बिल्कुल अग्निवीर सर। क्या बीएसएफ के आम जवान की तरह से जो भी उसका स्केल होता है आम जवान का, नीचे की तरफ वहां चला जाएगा? बिल्कुल। मेरे ख्याल से हाँ। क्या इसकी जो सैलरी थी चौथे साल में 40,000, वो प्रोटेक्टेड रहेगी? मेरे ख्याल से नहीं। तो राजेश, ये सोल्यूशन नहीं है। ओके सर। इनको बीएसएफ में भेजेंगे, मैं बताता हूं डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ जाएगी। बीएसएफ में इनका उस्ताद बोलेगा आज हम तुम्हें सिखाते हैं कि बंदूक की जो है वो बंदूक में आगे की मक्खी क्या होती है और पीछे की यू कहां होती है। क्योंकि बाकी जो जी। 90 बीएसएफ के कांस्टेबल हैं, उनको बंदूक की आगे की मक्खी और पीछे का यू दिखाना पड़ेगा। ये कहेगा साहब बिल्कुल क्या सर। बकवास कर रहे हो, ये तो मैं 4 साल पहले सीख लिया है। जी। तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहेगा साहब मैं तो फौज में था, इन्फेंट्री में था, मुझे तो आरपीजी लॉन्च करना आता है, मुझे ग्रेनेड बिल्कुल। फेंकना आता है। आप मुझे यहाँ सिखा रहे हो कि एसएलआर या 5.56 इंशा कैसे फायर करें? क्या बकवास है उस्ताद। मेरे से काम लेना है तो मेरे को बताओ आरसीएल कैसे फायर करना है, आरपीजी कैसे जी। फायर करना है, हथगोला कैसे फायर करना है, एक प्लाटून को या एक सेक्शन को डिफेंसिव फायर कैसे देनी होती है, वो मैं बताता हूं। तो ये तो बिल्कुल अपने सर। साहब से ही भिड़ जाएगा। साहब आप मुझे बता रहे हो कि ये बंदूक का वजन 7.5 किलो होता है और बैरल की लंबाई 22 इंच होती है। तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल तो सर। राजेश, बहुत मैं देख रहा हूं कि बहुत भयंकर प्रॉब्लम आने वाली है जैसे ही ये अग्निवीर जाएंगे। मैं एक पॉइंट आपसे समझना चाहता था, क्योंकि सीएपीएफ में इतनी ज्यादा भर्ती तो होती नहीं है कि अगर 75,000 जवान बाहर आ जाते हैं। जो मेरे पास आंकड़ा है वो तो यही कहता है कि टोटल सीएपीएफ में 40 से 45,000 लोगों की भर्ती हर साल होती है। तो आप क्या 40 से 75,000 में से जो आप 40,000 भर्ती कर रहे हो आप सीएपीएफ में, क्या वो पूरे ही अग्निवीर लोगे? क्या बाहर के युवाओं को नहीं लोगे? क्योंकि मैक्सिमम भर्ती 50,000 से ज्यादा नहीं होती है सर सीएपीएफ की। तो 40,000 को सीएपीएफ कहां से एडजस्ट करेगा सर? देखो राजेश, सीएपीएफ की टोटल नफरी जो है करीबन 12 लाख मान लो। तो हर साल वो करीबन 50,000 60,000 लेते हैं। उसमें से अगर वो 10% लेते हैं सीएपीएफ सब मिलाकर, तो 50,000 या 60,000 की जो नफरी है उसका 10% ले लो, 5 या 6,000 जाएंगे सीएपीएफ में। इसी तरह से जी। स्टेट पुलिस में कितने जाएंगे? स्टेट पुलिस में चलो सारे स्टेट अगर ले लें
आज की तारीख में मैं बताता हूं कि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। जी दक्षिण भारत में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि वो 10% रिजर्वेशन देंगे। पूर्वी भारत में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। सिर्फ इक्का दुक्का तिक्का उत्तर भारत के स्टेट ने बोला है कि अपने स्टेट पुलिस में वो 10% रिजर्वेशन देंगे। तो और चलो, 6,000 8,000 वहां खप जाएंगे। मैं तो नेवी हेडक्वार्टर ने सजेशन दिया था कि नेवी से जो अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं, कम से कम उनको कोस्ट गार्ड में भर्ती कर लो। आज तक बिल्कुल सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई है। देखो, नेवी का जो सेलर है वो 4 साल में काफी कुछ सीख जाता है। शिप क्या जी होती है, फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, स्टारबोर्ड क्या होता है, फोर कैसल क्या होता है, डेक क्या होता है। अब उसको कोस्ट गार्ड में ले लो, जी क्योंकि कोस्ट गार्ड में भी छोटे छोटे जहाज होते हैं। लेकिन अब तक सरकार मानी नहीं है। तो एक और, मतलब राजेश, ये जो ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, बहुत दिक्कत ऐसा बोला जा रहा है कि इनको बीएसएफ में दे देंगे, सीआरपीएफ में दे देंगे। अब आप ये सोचो कि 4 साल में जब ये बीएसएफ सीआरपीएफ में जाएगा, तो बीएसएफ सीआरपीएफ ने क्या इसको शुरुआत में ही कोई होम पोस्टिंग दे देनी है, या कोई बिल्कुल पीस स्टेशन दे देना है कि भाई तू मेरठ चला जा, कि तू जलंधर में अपने घर के पास चले जा? नहीं। तो एक अग्निवीर जो है, जो 4 साल फौज में रगड़ा खा के आया है, ऑब्वियसली मेरी मानो वो फौज में फील्ड पोस्टिंग करके ही आएगा बिल्कुल सर। ज्यादातर। फिर बीएसएफ ने ही बोलना है, ठीक है हमें पता नहीं, तू बीएसएफ में आ गया है, जा सीधा जा, पुंछ में जा, रजौरी में जा, और अगर आईटीबीपी में बोलेंगे सीधा जा अक्साई चिन में जा, नाथुला के पास जा, जी तवांग में जा। तो इनको सीधा आपने आर्मी की फील्ड पोस्टिंग से, बीएसएफ सीआरपीएफ ने कोई छूट नहीं देनी है कि भाई इनको कोई एक छूट नहीं। थोड़ा सा एक आराम दे देते हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इनको जबलपुर में इसका घर है मामा का, वहां भेज देता हूं। ये सब सीआरपीएफ ने बोलना है, तू आया है अब रगड़ा खा। तगड़ा बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है। जो एक रिपोर्ट, रिपोर्ट जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने सबमिट की है, तमाम कमांडिंग ऑफिसर ने यही कहा है गवर्नमेंट से कि कम से कम 75% को आप पक्का करिए, क्योंकि अग्निवीर काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उस रिव्यू रिपोर्ट का क्या हुआ सर? कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। राजेश, हम मेरे जमाने में होता था डस्टबिन, आपके जमाने में था श्रेडर, और आज के जमाने में डिलीट जी बटन। पूरी कहानी इतनी है, डिलीट हो गया सब कुछ। एमओडी, भारत सरकार को लग रहा है कि अगर उन्होंने फौज की बात सुन ली तो हल्ला हो जाएगा कि सरकार झुक गई है। ओके। हल्ला हो जाएगा कि सरकार ने जो प्रपोजल चलाया था 25% वाला, वो बिना सोचे समझे चलाया। तो इसलिए अब सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ रहा है। सरकार कौन चलाते हैं राजेश, हमें समझना पड़ेगा। जी पॉलिटिशियंस थोड़ा बहुत, ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो बाबू होते हैं ये सिविलियन होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, उनको सबको लगता है कि शायद फौज में बहुत आराम है। ओके। अगर आप एमओडी में जाएंगे तो उनको पता नहीं है कि यार ये कर्नल साहब सुबह से लेके शाम तक तो मक्खियां मारते मारते परेशान हो जाते होंगे मेरठ कैंटोनमेंट में, दिल्ली कैंटोनमेंट में। अगर आप एमओडी में जाएंगे, मेरे रिश्तेदार अंडर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी नहीं क्या बोलते हैं जो भी है, सेक्शन ऑफिसर, मेरे रिश्तेदार सेक्शन ऑफिसर हैं एमओडी में। उनका सवाल मेरे से पिछले 40 साल से एक ही है, वो एमओडी में सेक्शन ऑफिसर हैं, कि जी लोग के नीचे जो 1 फीते हैं, 2 फीते हैं, 3 फीते हैं, जब लड़ाई नहीं हो रही तो ये लोग सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक करते क्या हैं? उनको लगता है हम घास काट रहे हैं। ओके।
उनको जब बोलो भाई ट्रेनिंग करते हैं तो क्या ठीक है, ट्रेनिंग चलते क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है, गए 40 राउंड फायर किया, ट्रेनिंग हो गई। तो उनको लगता है कि हम लोग फ्री का राशन खा रहे हैं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, फ्री का घर ऐश मना रहे हैं। ओके। उनको लगता है कि हमें कोई काम नहीं है, 8 घंटे छोड़ो, हमें 2 घंटे या सवा घंटे का भी काम नहीं है बाकी का। क्योंकि मैं बताता हूं क्या, उनको लगता है कि हम लोग अपने को बिजी रखते हैं, कोई बूट पॉलिश कर लेता है, कोई घास काट लेता है, कोई ब्रासो कर लेता है। सीओ साहब जो हैं वो हर रोज 10 जवानों को बुला के और 2 अफसरों को बुला के पिक्चरों में दिखाते हैं ना, डांट देते हैं। जी जी जी। वो सोचते हैं सीओ साहब का काम बस इतना है, तो ठीक है यार, 10 जवानों को डांटना है 10 मिनट की बात है, 3 अफसरों को, जूनियर अफसर को डांटना है 6 मिनट की बात है। इसके बाद तो सीओ साहब शायद यूनिट में बंसरी बजाते होंगे यार, बगले गुजराते होंगे। ऐसा में इन एमओडी वालों को आइडिया ही नहीं है कि दिल्ली कैंट में जो आर्मी यूनिट है वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती है। राजपुताना राइफल, धौला जी कुआं, इनको लगता है कि वो बस राजपुताना राइफल, धौला कुआं में जो रेजिमेंटल सेंटर है, लोग कैंटीन जा रहे हैं, लोग इवनिंग वॉक में जा रहे हैं, कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं, बाकी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खिला रहे हैं, जो सबसे जूनियर है वो शायद कबड्डी खेल रहा है। बाकी परेड, ये कहते हैं परेड में क्या है। एमओडी में कुछ लोग ऐसे हैं सिविलियन जिन्होंने की एनसीसी कर ली थी, तो वो सोचते हैं यार जी। परेड तो हमें मालूम है क्या होता है, लेफ्ट राइट, परेड में क्या खास चीज है, परेड करते हो तो कौन सा तीर तोड़ लिया। तो इनको पता नहीं है कि फौज क्या चीज है। बिल्कुल कि सर, राजेश, बिल्कुल एग्री सर इस बात से, क्योंकि जो मेन गाड़ी यहीं पर अटकी हुई है, क्योंकि फौज को वो लोग चला रहे हैं, देश को वो लोग चला रहे हैं जिनको अनुभव नहीं है कि किस प्रकार से फौज चलती है। लेकिन शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।